नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या गोवा जाकर के फंस गई हैं ममता। जी हां, ममता बनर्जी गोवा पहुंची, उन्होंने विपक्ष को गोल बंद करने की कोशिश की और इस मुहिम में उन्होंने कांग्रेस को भी साथ लाने की कोशिश की। 2 सप्ताह से ज़्यादा बीत गए हैं। उन्होंने पेशकश की कि कांग्रेस भी उनके साथ आकर के लड़े, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं विष्णु? पंकज जी, कोई घर आपके इलाके में आपके घर में कब्जा करने की कोशिश करे और फिर बोले कि चलो साथ साथ रहते हैं, तो आप मान जाएंगे क्या? यही हो रहा है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल की। जितनी उनको इतना बहुमत मिला जितना इसके पहले सिर्फ एक बार, वो भी 70 के दशक में कांग्रेस को मिला था। फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई और वो राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने को प्रस्तुत करने को तैयार दिखी। उनके राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको उन जगहों पर पहले कंसंट्रेट करना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, दो तरफा लड़ाई है। वहां पर आप कांग्रेस की ज़मीन पर अपने को प्रतिरोपित कर सकती हैं। तो इस मंथन में गोवा एक ऐसा राज्य दिखाई दिया जहां पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, जहां जाकर के टीएमसी को लगा कि वो बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। तो इसके लिए जब एक बार ये फैसला हो गया, उसके बाद जनवरी फरवरी से ही गोवा में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ज़बरदस्त पब्लिसिटी शुरू कर दी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, झंडे वगैरह सब कुछ। ऐसा लग रहा था गोवा में, अगर उस समय आप रहते, मैं गया था उस समय इसलिए बता रहा हूँ, लगता है जैसे टीएमसी के अलावा और कोई पार्टी ही नहीं है। माने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप वगैरह उस पब्लिसिटी ब्लिट्स में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सिर्फ ममता के बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले ये सोचा गया कि सभी विपक्षी दलों का एक साझा मंच तैयार हो जो बीजेपी को चुनौती दे। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस की महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ, माफ़ कीजिएगा, टीएमसी की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ चुनावी समझौता है। वो दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस अपनी तरफ से ये मानती है कि टीएमसी गोवा में कांग्रेस के वोट कम करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो टीएमसी के साथ मिल करके गोवा विधानसभा का चुनाव लड़े। नहीं तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ममता की कोशिश लगातार है कि एक फोल्ड में आप भी आ जाए, एमजीपी ऑलरेडी अलायंस में है, एनसीपी भी आ जाए और इस तरीके से तमाम पार्टी मिलकर के बीजेपी को चैलेंज पोज करे। और इसलिए ममता को ज़रूरत महसूस हुई, कांग्रेस के सामने पेशकश किया गया, लेकिन कांग्रेस रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। और ख़ास तौर पर अगर आप ट्विटर वॉर देखें तो जो वहाँ की इंचार्ज हैं महुआ मोइत्रा, वो लगातार उनके और चिदम्बरम के बीच में ऐसे रस्साकशी जारी है जैसे लगता है कि दोस्ती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जबकि इनका तर्क ये है कि आपके 2 एमएलए हैं, कोई ज़्यादा एमएलए आपके पास है नहीं, आपकी स्थिति अच्छी है नहीं, तो 17 सीट पे कांग्रेस लड़ जाए, 15 पे ये लड़ जाए, टीएमसी लड़ जाए और 8 सीट जो है, इस तरह का कुछ अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के तरफ से 2 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया, किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ट्विटर पर न सिर्फ मोइत्रा मैडम की लड़ाई हुई है चिदम्बरम जी से, बल्कि अरविंद केजरीवाल की भी लड़ाई हुई चिदम्बरम जी से। दोनों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को समझौता करना चाहिए ताकि विपक्ष मजबूत हो सके। लेकिन ये इससे संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आपके साथ तो किसी भी हालत में हाथ नहीं मिलाई। 2013 में जो उसका बुरा अनुभव था, जब उसने आपके साथ हाथ मिलाया था, तो दिल्ली में उसका पूरा का पूरा वोट जो है वो आप में शिफ्ट हो गया और वापस लौटा ही नहीं। वो गलती कांग्रेस गोवा में नहीं दोहराना चाहती है। तो इसलिए कांग्रेस एक मानती है कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी दोनों सिर्फ उसके वोट कम करेंगे और कुछ नहीं। इसके साथ साथ शिवसेना और एनसीपी, जो कांग्रेस की साझेदार हैं सरकार में महाराष्ट्र में, वो अलग अपनी खिचड़ी पका रही हैं। वो दोनों साथ मिलकर के गोवा का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो लड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा विपक्षी वोटों में सेंध लगेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उतना ही अच्छा है।
क्योंकि ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से चिदम्बरम लगातार प्रेस में आकर के भी आप और टीएमसी को वोट कटवा करार दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से उनसे समझौता करने की पक्षधर नहीं है। ये साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से टीएमसी ने अपने को लॉन्च किया और प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे, टीएमसी के लिए ज़मीन तैयार करने लगे, ऐसा लगने लगा कि विपक्ष को गोलबंद के प्रयास में एक तरह से ममता अपने को नेता के रूप में सामने रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहले ही राज्य में उनका जो प्लान था वो पूरी तरह से धराशायी होता दिखाई पड़ रहा है। जनवरी महीने में ही ममता बनर्जी ने 3 दिन बिताए गोवा में, ये कहते हुए कि गोवा में अब एक नई बयार बहेगी राजनीति की, जिसमें टीएमसी गोवा के लोगों की समस्याओं को सुलझाएगी। लिएंडर पेस को उन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया। लुइजिनो फेलेरो जो कि कांग्रेस के दबंग नेता थे गोवा में, उनको अपने में शामिल कर लिया। तो लगातार कांग्रेस को ये लगा कि हमारे जो नेता थे और हमारी जो ज़मीन है उसको टीएमसी हड़पने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस, जिसको इस बात का बड़ा कटु अनुभव है, जिसके साथ वो हाथ मिलाती है, कई बार उससे उसको नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। इस बात की पुनरावृत्ति कांग्रेस कम से कम अभी गोवा में नहीं होने देना चाहती। लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि बिहार में तो उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगा कि आरजेडी कांग्रेस से अलायंस नहीं करती तो जितनी सीटें कांग्रेस को एलोकेट की गई थी, आरजेडी शायद सत्ता में रहती। पर कांग्रेस को इन राज्यों में ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अगर गठबंधन करेगी, जैसा कि आपने बताया कि 2013 में दिल्ली में जैसे ही इनके साथ समझौता किया, उसके बाद कांग्रेस की बुरी स्थिति हो गई, जबकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और 3 बार सरकार थी। 15 साल तक कांग्रेस की लगातार सरकार रही। तो कांग्रेस की ऐसी क्या अंदर खाने चल रहा है कि वो बिल्कुल ममता के साथ या आपके साथ जाने को तैयार नहीं है? और इसीलिए केजरीवाल ने ट्विटर पे ये कहा भी कि चिदम्बरम जी रोना बंद करिए, कब तक रोते रहिएगा कि हाय वोट काट लिया रे, ये कर लिया रे। बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आइए, नहीं तो जनता उसी को वोट देगी जिसकी तरफ या जिसकी तरफ जनता उम्मीदों भरी निगाहें से देखेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस, इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो जहां कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है, वहां कांग्रेस अभी भी अपना एक चांस मानती है। बिहार उन राज्यों में नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्षों से, बल्कि दशकों से अब कांग्रेस सरकार नहीं आई है। ऐसे में उनका प्रभाव, उनका काडर लगातार ख़त्म होता गया है। तो उत्साह में राहुल गांधी ने 70 सीटें मांग ली बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मोहब्बत में वो सीटें दे भी दी, लेकिन सभी को पता था कि उसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा। और जब नतीजा आया तो इतना क्लोज था कि अगर उन सीटों पर में से कुछ पर भी अगर राष्ट्रीय जनता दल लड़ा होता तो सरकार उनकी भी बन सकती थी। लेकिन जो ऐसे राज्य हैं जिनमें गोवा आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, क्षेत्रीय दल जो छोटे हैं उनको छोड़ करके, वहां पर कांग्रेस अभी भी अपना चांस मानती है कि वो वैकल्पिक सरकार देने वाली पार्टी के रूप में लोग देखते हैं। दूसरी बात यह है, इस बार गोवा में एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है, और जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और अब कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरीके से लोग बीजेपी को छोड़कर भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो शायद इस बार जो राजनीतिक हवा है उसके पक्ष में बहने लगे। इसलिए वो ये मान के चल रही है कि अगर वोटों में ज़्यादा सेंधमारी नहीं हुई तो कांग्रेस का चांस है इस बार गोवा में अच्छा प्रदर्शन करने का। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो परिधि है उसके बाहर सत्ता का जो समीकरण है या सत्ता का जो खेल है वो बाहर ना निकले, और कांग्रेस को सीढ़ी बना करके ममता फिर से राज करने लगे, मतलब बंगाल से बाहर भी उनका जादू दिखाई देने लगे। इसको कांग्रेस आगे बढ़ाना नहीं चाहती। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद यकायक ममता बनर्जी राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देने लगी, एक वैकल्पिक लीडरशिप के रूप में। कांग्रेस अभी भी इस बात को नहीं मानती है, वो ये मानती है कि वो नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है ज़्यादातर देश में, उसका अनुभव है, उसका काडर है। ऐसे में जो अपस्टार्ट सो कॉल्ड, ऐसे लोग जो अवसर का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें वो भी ममता बनर्जी को मानते हैं, ऐसे लोगों को वो कभी प्रश्रय नहीं देगी, कम से कम उन जगहों पर जहां उसको अपनी ज़मीन पर भरोसा है
और एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनको ये भी लगता है कि इस बार उनके लिए शायद संभावना बने सरकार बनाने की गोवा में। तो मेरा अंतिम सवाल है कि अगर यही हाल रहा और ममता अच्छा नहीं कर पाती हैं गोवा में, तो आपको ये लगता है कि ममता की जो सोच थी कि बंगाल से बाहर निकला जाए और मोदी विरोध में वो नेता बन करके उभरें, वो उनका ये सपना पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा? पूरी तरह से हमेशा के धराशायी होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा आघात तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि ममता ये मान के बैठी थी कि पश्चिम बंगाल की जीत के बाद वो एकदम से राष्ट्रीय पटल पर विपक्ष की एकमात्र असुखदार नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष में बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी दल और पार्टियां हैं जो इस तरह का ख्याल खुद भी पालते हैं, और फिर कांग्रेस तो है ही, जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में भले ही बहुत कम उसके सदस्य हों लोकसभा में, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख विरोधी कौन हो सकता है, तो ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस का ही नाम लिया जाता है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की टक्कर है। तो उस चीज़ को कांग्रेस कभी अभी तो कम से कम खोना नहीं चाहेगी, आगे जो भी हो, लेकिन अभी तुरंत लगता है ममता बनर्जी का ये अनुभव शायद उनके लिए कड़वा साबित होगा। हाँ, तो जाहिर तौर पर अगर गोवा की बात करें तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ममता को, तो लग रहा है कि ममता के जो मंसूबे हैं वो फेल हो सकते हैं अगर उनका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो TV9 डिजिटल के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।